प्रयास मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम GS3 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये है डे 17 ऑफ आवर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आई होप ये प्रोग्राम आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा होगा, और अगर हेल्प कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक को लिखना मत भूलिएगा। इस सीरीज में हम GS3, GS1, 2, 3 तीनों ही जो हमारे GS पेपर्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है फ्रेम करते हैं, और ये क्वेश्चंस प्रोबेबली एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर उनको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। और ये 3 स्टेप फॉर्मूला हमारे जो आंसर राइटिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो होते हैं। इन 3 स्टेप फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। इस सेशन में भी GS3 के 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हमारे HPS मेंस एग्जाम में आते हैं उनका आंसर हम करेंगे थ्रू दिस 3 स्टेप फॉर्मूला इन दिस सेशन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन, डे 17 हमारा GS3 का के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन यानी कि LPG, ये हमारा टॉपिक है। ये GS3 पेपर के यूनिट 1 सब यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 2018 में ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, राइट 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी एक डायरेक्ट हमारा टॉपिक है इन द सिलेबस, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से उसको आंसर करना है वो आपको आना चाहिए। और 4 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा हम ये जानते हैं कि बहुत सारे कंटेंट को एक जगह पर प्रिसाइज वे में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सुबह जो आपको क्वेश्चंस मिले थे उनको आपने देखा होगा और आपके खुद के आंसर्स आपने फ्रेम किए होंगे, उनको आप अभी कंपेयर कर रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर देखिए डायरेक्टिव वर्ड क्या है, लिस्ट, राइट। तो यहां फीचर्स बहुत ही ब्रीफ में भी अगर आप लिखेंगे तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। लिस्ट के बजाय अगर डिस्क्राइब लिखा होता तो डिटेल में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। ऑल्दो हमारे पास स्कोप है तो हम फीचर्स भी बताएंगे, थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन भी बता देंगे इन दिस आंसर। सबसे पहले यहाँ पर दूसरा जो हमारा मेन चीज है जिसे हमें आंसर करना है वो है न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके बारे में लिखना है। तो ट्रेड पॉलिसी बनाई क्यों जाती है? ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, और ये हमारे पॉलिसी के लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। वही चीजें हम इंट्रोडक्शन में पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें लिखेंगे कि ट्रेड फैसिलिटेशन इज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट वो कटिंग डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम। जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ट्रेड में और जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसे और टाइम जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसे हम कम कर सके। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके के ट्रेड पॉलिसी के बता दिए जो कि ट्रेड फैसिलिटेशन एक्चुअली है। ट्रेड फैसिलिटेशन के कंपोनेंट्स क्या है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम को हम कम करें। इसके साथ में रेंडरिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है ट्रेड फैसिलिटेशन का। एक्सपोर्ट्स हमारे इंडिया के जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे और अट्रैक्टिव रहे, इसको हम प्लान करते हैं थ्रू द ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, राइट। इंडियन गवर्नमेंट एवरी 5 इयर्स में नोटिफाई करती है ये ट्रेड पॉलिसी। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है अभी, क्योंकि अभी तक जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो था वो ही चल रहा है। 2020 जिस तरीके से हम जानते हैं 2020-21 के जो ईयर्स हैं तब कोविड पेंडेमिक के वजह से इस तरह के पॉलिसी जो डिसीजंस है वो लिया जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए, और इस वजह से पुरानी ही पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे थे। और 2021 में हमें नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर हमें आना था, और ये 2022 में अभी नया जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं। ओके, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है इस पैराग्राफ में, सबसे पहले पैराग्राफ में, कि इसका जो मैंडेट है या फिर इसका जो बेसिस है वो क्या है, किस तरीके से हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर आते हैं। दिस इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
एज पर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के बेसिस पर एक मैंडेट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसे इस तरीके की पॉलिसी को बनाना होगा ताकि आगे के हमारे स्टेप्स जो हैं इस डायरेक्शन में प्लान किए जा सके। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम बता रहे हैं 2015 से 20 तक का 5 इयर्स का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लेकर आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड प्रमोशन हमारा पहला फीचर है। तो इवन दो अगर आप ट्रेड प्रमोशन और उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिस्ट दिया गया है, हमारा जो कीवर्ड है डायरेक्टिव वर्ड है वो काफी होगा, बट हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रेड प्रमोशन हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू कर रहे हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हो गया, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इनके थ्रू ट्रेड प्रमोट कर रहे हैं। साथ में बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो कॉम्पिटिटिव बनाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हमने एस्टैब्लिश किया और एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट कर रहे हैं थ्रू दिस स्पेसिफिक पॉलिसी, एज पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ये वर्ड है इसको जो है अच्छे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। ऐसे एरिया से, ऐसे जोन से जहां पर ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कंसेशंस दिए जाते हैं, राइट। ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमएसएमई क्लस्टर्स, तो एमएसएमई से जो है एक्सपोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और इससे एमएसएमई का भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होता है। और इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि जॉब्स भी उस सेक्टर में प्रमोट होते हैं इंडिया में, राइट। तो एमएसएमई के जो क्लस्टर्स उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड को प्रमोट करने का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर इस ट्रेड पॉलिसी का है। और एमएसएमईज की क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें हेल्प करने के साथ हम हमारे वेलफेयर वाले ऑब्जेक्टिव को भी साथ में, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा इनिशियली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं थ्रू दिस पॉलिसी, जहां पर जो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर है एमएसएमईज के जो है उसमें मेनली हम जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूडेड है, तो उन्हें भी प्रमोशन मिल रहा है। और छोटे स्मॉल बिजनेसमैन और पीपल हु आर वर्किंग इन दैट, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनको भी हेल्प मिलता है। तो वेलफेयर को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, ये हमने इंडिकेशन दे दिया। और साथ में प्रोसीजर हमारा होगा पेपरलेस, ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इट इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कंक्लूजन ऑल्दो नॉट कंपल्सरी, बट आप लिख सकते हो इफ देयर इज सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का और यहाँ पर कई सारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने वाले इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स पर जो हमारे सिलेबस में बहुत ही क्लियरली दिए गए हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, PQLI, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके साथ में जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के इंडिकेटर्स है। इन इंडिकेटर्स में से एक ना एक इंडिकेटर GS3 के पेपर में आप डेफिनेटली देखोगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। यहाँ ये क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया, प्रीवियसली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्वेश्चन आया था, उसी तरीके से अगर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी क्वेश्चन जो है 2020 में भी हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो किस तरीके से हम उसको आंसर करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इस क्वेश्चन में जो हमारे कीवर्ड्स है और माइक्रो क्वेश्चन है। व्हाट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमारा सबसे पहला माइक्रो क्वेश्चन है। इसके इंडिकेटर्स बताने हैं, ये दूसरा माइक्रो क्वेश्चन है। तीसरा माइक्रो क्वेश्चन है कंप्यूटेशन किस तरीके से इस इंडेक्स को किया जाता है। ओके, 3 चीजें हमें बतानी है यहाँ पर। सबसे पहले हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या, कौन कैलकुलेट करता है, ये हम बताएंगे। यहाँ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स है डिजाइन टू मेजर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली द इनके बीच में जो जेंडर इक्वालिटी है उसे मेजर करने के लिए यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया गया है, ये किया गया है। और इसे जो है कैलकुलेट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इस इंडेक्स के वो हमने बता दिए। इट मेजर्स जेंडर गैप्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट achievements by accounting for disparities between women and men। 3 बेसिक डायमेंशंस है इसके, क्या है वो, हेल्थ,
नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं, उसके जो डायमेंशंस हैं, उन्हीं को मेल के लिए फीमेल के लिए कैलकुलेट किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। ओके, तो वही सेम डायमेंशंस है। अब इंडिकेटर स्पेसिफिकली क्या है वो भी हमें बताना होगा, क्योंकि पूछा गया है, तो इन्हें आपको स्पेशली प्रिपेयर करना होगा। हमारे सिलेबस में ये दिए हुए हैं, तो इनको प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडिकेटर्स हम बताएंगे, तो ये वही इंडिकेटर्स है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। HDI is calculated separately for male and female, और उनकी जो फीमेल HDI मेल HDI उसे कंपेयर किया जाता है। राइट, यहाँ पर देखिए 3 प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस तरीके से हमने बता दिया है ऑलरेडी। इसमें जो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? हेल्थ डायमेंशन की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये जो है स्पेसिफिक यहाँ पर इंडिकेटर है। जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद किसी भी कंट्री या रीजन में उस चाइल्ड का, उस जो भी बर्थ हुआ है, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो चीज कैलकुलेट की जाती है। और वो डिपेंड करती है उस कंट्री में किस तरीके के कंडीशंस हैं, किस तरीके का हेल्थ केयर सेटअप है। ओके, और ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि एक्सेस किस तरीके से वुमेन एंड मेन को मिल रहा है। और इन्हें जब हम कंपेयर करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी इस डायमेंशन में किस तरीके की है वो समझ में आता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हेल्थ डायमेंशन है। एजुकेशन डायमेंशन की अगर हम बात करें, मीन ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो भी इयर्स ऑफ स्कूलिंग है उनका मीन, जितने साल भी बच्चे जो है ऑन एन एवरेज पढ़ रहे हैं किसी एक रीजन या कंट्री के बच्चों की अगर हम बात करें। राइट, फॉर एडल्ट्स एजेड 25 इयर्स एंड मोर एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। एडल्ट्स जो है वो ऑलरेडी स्कूलिंग कर चुके हैं, तो उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी स्कूलिंग उन्होंने की है और उसका एवरेज। लेट्स से एक ने 10 साल ही स्कूलिंग की है, एक ने 5 साल ही की है, तो इनका एवरेज किया जाता है। राइट, इस तरीके से एवरेज एडल्ट्स के लिए। और बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड ईयर्स की, बच्चे तो अभी स्कूल में गए हैं तो एक्सपेक्टेड स्कूलिंग उनकी कितनी होगी। ओके, तो वो कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, नेशनल इनकम जो ग्रॉस यानी कि टोटल नेशनल इनकम जो है, दैट पर कैपिटा यानी कि पर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जब हम करते हैं, पर पर्सन जब हम इस लेवल पर कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। 3 डायमेंशंस, ये फीमेल के लिए अलग से, मेल के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फीमेल हमारा आता है, मेल आता है, एंड उनके नेट रिजल्ट को जो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हम कहते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स को आपको याद रखना होगा। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है, तो डेफिनेटली आपको कुछ नंबर्स याद रखने होंगे। हेल्थ कंपोनेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम जो है इस कंपोनेंट को हम मेजर करते हैं और उसका वैल्यू असाइन करते हैं 0। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 है, बच्चा आया और उसके बाद 20 साल तक ही वो जी पाएगा, ये चीज जो है किसी कंट्री या रीजन में है, तो उसमें हेल्थ कंपोनेंट जो है 0, यानी कि कोई भी अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज वो रीजन या कंट्री प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है तो वो 1 होगा। एजुकेशन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो 2 लेवल हम जानते हैं, जिस तरीके से हमने देखा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया। ठीक है, सेपरेटली नॉर्मलाइज्ड सो दैट 15 मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अगर होगा तो 1 जो है असाइन किया जाता है। 18 इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड स्कूलिंग होगा तो 1 असाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इनका सिंपल मीन जो है कैलकुलेट किया जाता है। और GNI जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका वैल्यू जो है 1 होगा अगर ग्रॉस नेशनल इनकम $75,000 तक होगा। इंडिया का ऑलमोस्ट $6,000 के आसपास आता है। और 0 होगा अगर $100 के आसपास होगा। ठीक है, पर पर्सन कितना नेशनल इनकम जो है जनरेट हो रहा है वो। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट करके फाइनल जो HDI इंडेक्स स्कोर फॉर ईच कंट्री कैलकुलेट किया जाता है। जियोमेट्रिक मीन निकाला जाता है, इन दोनों का, मेल एंड फीमेल का अलग से कैलकुलेट किया जाता है, आर कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड दे आर कंपेयर्ड। ओके, और उसके बेसिस पर एक स्टैटिस्टिकल वे में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को मेल एंड फीमेल के वैल्यूज को कंपेयर करके निकाला जाता है। तो ये चीजें, यस थोड़ा सा जार्गन यहाँ पर है, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा गया है। एट द एंड यूजफुल है रियल जेंडर गैप को असेस करने के लिए और उससे रिलेटेड पॉलिसी जो इनिशिएटिव्स है वो लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा करंट जो न्यूज़पेपर
पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं उससे रिलेवेंस रखता है ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेटेस्ट हमारे जो स्कीम्स हैं, मिशन हैं, उनसे रिलेटेड। तो बहुत सारे नाम हमारे सिलेबस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ऑल्दो वो ओल्ड है बट स्टैंडर्ड आपके पास एक आंसर होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ गया तो आप आंसर कर पाओ। स्किल इंडिया मिशन देखिए 2019 में पूछ लिया गया था, राइट। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राइट, और हमारा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके साथ में नीति आयोग के वेरियस इनिशिएटिव्स, ये सब जो है दिए हुए हैं यूनिट 1 सब यूनिट 2 में। 400 वर्ड्स 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है लाया गया है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो पहला हमारा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में हमें लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताने हैं और आउटकम्स क्या है वो भी हमें बताने हैं। तो देखिए द हिंदू का आर्टिकल 25 जुलाई को आया था, इसमें आपका रेफरेंस दिया गया है, थोड़ा बहुत बताया गया है मेक इन इंडिया स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। मेक इन इंडिया स्कीम का ऑल्दो यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया गया है बट ये न्यूज में था। तो इस स्कीम की रिलेवेंस से पर क्वेश्चन लगाया जा रहा है, इस वजह से इस स्कीम को हम कह सकते हैं कि करंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जहां पर हम ये देख रहे हैं बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गए, इन पर हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डिपेंड कर रही है और मेक इन इंडिया किस तरीके से हेल्प कर रहा है, या फिर उसके वजह से हम यहाँ पर तो क्रिटिसिज्म ही दिया हुआ है कि अच्छे से जो है वो इस इनिशिएटिव को चलाया नहीं गया है। ओके, तो ये चीज बताई गई, ऑल्दो ये सारी चीज हमने देखी, मेक इन इंडिया वाज इन द न्यूज, सो ये काफी रिलेवेंट हो जाता है हमारे लिए ये क्वेश्चन। कैसे हम आंसर करेंगे? सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स बताने हैं। मेक इन इंडिया के बारे में सबसे पहले हमें बताना है, देन ऑब्जेक्टिव्स हम बताएंगे। मेक इन इंडिया है क्या? लॉन्च किया गया था 2014 में और ये इंडिया को ग्लोबल वे में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है और सर्विसेज सेक्टर काफी ज्यादा रेवेन्यू उसमें हमें मिलता है, राइट। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे डेवलप करने की जरूरत है इंडिया में, और जो लीप हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं पीछे छूट गया है, तो इसे प्रमोट करने की जरूरत है। यहाँ हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। 2013 में हमने देखा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहे थे, उसमें इंडिया भी एक था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे छूट रहा था। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लाया गया एट द राइट टाइम, तो वही चीज हमने यहाँ पर बता दी है। और इसमें बहुत ही बड़ा रोल ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने का है इन्वेस्टर्स का, तो उन्हें अट्रैक्ट कैसे किया जाए, मेक इन इंडिया इज द आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर? इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो वो चीज उन्हें प्रॉफिट देगी, राइट। इन्वेस्टमेंट जब आएंगे तब इंडिया भी ग्रो करेगा, तो ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इनिशियली 25 इंडस्ट्री सेक्टर्स को इसका पार्ट बनाया गया था, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उससे रिलेटेड। साथ में सोशल मीडिया, इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको यूज करके रीच आउट करना टू द इन्वेस्टर्स। ओके, यहाँ स्टेप्स क्या लिए गए हैं? तो बीच में सर यहाँ ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स खाली लिखने से स्टेप्स तो पूछा नहीं गया, लेकिन आउटकम्स आप कैसे लिखोगे? जब स्टेप्स आप बताओगे क्या लिए गए हैं इस इनिशिएटिव के तहत, तभी तो उन स्टेप्स का आउटकम क्या था वो आप बता पाओगे। स्टेप्स बताना जरूरी है बीच में, ऑल्दो ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बट आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड करना है ताकि वो एक फ्लो बने। और ये चीज जो है क्वेश्चन में भी है बट इम्प्लिसिट है, यानी कि वहां पर आउटकम जो पूछा है तो स्टेप्स हमें बताने हैं। ओके, बिल्डिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके लिए हमारा जो DPIIT है, हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्प डेस्क है, मोबाइल वेबसाइट है, वो सब बनाए गए। सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के लिए वर्कशॉप्स किए गए, सेक्रेटरीज हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गया, और इवन हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज के साथ ग्लोबली भी हमने उन्हें मनाने की और उनको कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश की थ्रू दिस इनिशिएटिव। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन 25 सेक्टर जो इनिशियली सेलेक्ट किए गए थे उनसे रिलेटेड थ्रू वेरियस वे, सोशल मीडिया जिस तरीके से हमने कहा यूज करते हुए किया गया है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जहां पर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल्स बनाए गए हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में,
ताकि इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा हम जो है अट्रैक्ट कर पाए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ हमने किया, वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। आउटकम्स क्या रहे, मेनली कुछ की सेक्टर्स की ओपनिंग हमने देखी, जहां पर रेलवेज हो गया, डिफेंस, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई जो है उनके परसेंटेज को बढ़ाया गया और एफडीआई बहुत ज्यादा इन सेक्टर्स में भी आने लगा। ग्लोबल इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट हमने देखे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी मेक इन इंडिया पूछा जाए। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हमने इंप्रूवमेंट देखा था, राइट। 142 2014 में थे, 63 2019 में। ये रैंकिंग जो इम्प्रूव हुई है, इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हमने किया, अलग अलग जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उससे रिलेटेड, हमारे जो इंडियन एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनके थ्रू। ओके, तो ये सारी चीजें, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो आउटकम्स में। सो इस तरीके से अगर हम इस आंसर को लिखेंगे दैट वुड बी ग्रेट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ग्रेट पोटेंशियल है टू ड्राइव द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, ये हमने बता दिया। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर हम कोई पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसके साथ में आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में और भी अच्छे तरीके से अपने आप को जज और आप जो है अपने प्रिपरेशन को एक और लेवल अप ले जा सके, इसके लिए हम लेकर आए हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, करंट अफेयर मैगजीन है, हिमाचल जी के मॉड्यूल और लाइव रिवीजन सेक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ में पावर पैक हमारा जो कोर्स है उसमें आपको कंप्लीट सारी जो भी हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं उसके साथ में कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, सीसैट मॉड्यूल, हिमाचल जी के मॉड्यूल और साथ में करंट अफेयर्स के भी मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं, राइट। तो ये जो है हमारे कोर्सेज, और इसके साथ अगर आप इन्हें एनरोल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।